तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने न्यूटन का फर्स्ट लॉ और न्यूटन का सेकंड लॉ के बारे में पढ़ा, और उसमें जो एक फोर्स रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल एफ इज इक्वल टू एम ए, ये फार्मूला भी हम लोगों ने प्राप्त किया। तो आज उस पर पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, और उसके बाद जो है तुमको कुछ न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन और एक टॉपिक और न्यूटन सेकंड लॉ से जुड़ा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं इम्पल्स। तो उसके पहले ये सब भी इंक्लूड करने का कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। तो हम लोग पहले देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहले एनसीईआरटी बुक का एक एग्जाम्पल है, उसको देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 5.3, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 5.2 पहले है, पहले 5.2 देखा जाए। 5.2 तो इसमें है कि एक बुलेट जो कि 90 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा, ट्रेवल कर रहा है, जिसका मास दिया हुआ है 0.04 kg। एक बुलेट का मास है 0.04 kg। तुम बुक से क्वेश्चन पढ़ सकते हो। मास ऑफ बुलेट इज 0.04 kg, और ये जो है 90 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है, और एक तुमको वुड में जा करके 60 सेंटीमीटर जा करके ये धंस के रुक जाता है 60 सेंटीमीटर। तो फोर्स अप्लाइड बाय द वुड F इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स बाय वुड, फोर्स बाय वुड इक्वल्स टू व्हाट? तो ये तुमको कह दिया गया कि ये 60 सेंटीमीटर पे जाके इसका स्पीड क्या हो गया, फाइनल स्पीड क्या हो गया? 0 हो गया। जहाँ 60 सेंटीमीटर के बाद इसका फाइनल स्पीड 0 हो गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर देखो, एक ढंग से रिटर्न ही है क्वेश्चन। देखो इसको यहाँ पे हम रीड कर सकते हैं। एक बुलेट है, ये बुलेट का मास 0.04 kg है, 90 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलता है, और एक वुडन पीस में जा करके 60 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करके वह क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। तो वुडन पीस ने उस पर कितना फोर्स एक्सर्ट किया, जो कि जाहिर है कि रेसिस्टेंस का फोर्स होगा, जो वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या होगा? F इक्वल्स टू एम ए होता था। मास तो है, एक्सीलरेशन अगर इन सब डाटा से निकल जाए तो हमको पता चल जाएगा। तो जाहिर है कि V है, U है और S दिया हुआ है, तो कौन सा जो मोशन का थर्ड लॉ है, V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। इसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका वेलोसिटी, इसका एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। वेलोसिटी हो गया फाइनल 0, दैट्स 90 स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2A इंटू 60/100। तो 1.2A इक्वल्स टू माइनस 90 इंटू 90। तो A इक्वल्स टू माइनस 90 इंटू 90/1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हें, तो 1.2, तो ये कैंसिल आउट करें अगर इसको, तो 100 है तो 25 हो गया, 1.2 एक चला जाएगा, और इसको कैंसिल आउट करें 10, तो अच्छा खैर इसको बाद में एक बार में ही कैलकुलेट कर देंगे। तो एक्सीलरेशन हो गया तुम्हें, तो फोर्स कितना हो गया? रेसिस्टेंस फोर्स बाय वुड F इक्वल्स टू एम ए। तो 0.04 इंटू, और एक्सीलरेशन का तो जाहिर है कि रेसिस्टेंस मैंने लिख ही दिया है, तो 90 इंटू 90/1.2 ये तुम्हारा हो गया। तो 0.04 है तो ये तुम्हारा हो गया 100 हो जाएगा, इसका 10, तो ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 3 तो 270 न्यूटन। जाहिर है कि न्यूटन फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन, तो 270 न्यूटन आ गया तुम्हें रेजिस्टेंस फोर्स। तो ये तुम्हारा न्यूटन जो क्या होता है, न्यूटन को अगर डिफाइन करना हो तो अगर दैट फोर्स व्हिच प्रोवाइड an acceleration of 1 meter per second square to a body of mass 1 kg is called 1 Newton। तो न्यूटन को डिफाइन कर सकते हो। न्यूटन क्या फोर्स हुआ? जब फोर्स न्यूटन का अगर डिफिनेशन लिखा जाए,
न्यूटन का डिफिनेशन ऑफ न्यूटन, डिफिनेशन ऑफ न्यूटन, फोर्स का जो एसआई यूनिट है न्यूटन। द अमाउंट ऑफ फोर्स, द अमाउंट ऑफ फोर्स which provides an acceleration of 1 meter per second square to a body of mass 1 kg is called 1 न्यूटन, तो ये तुम्हारा न्यूटन का एक सिंपल सा डिफिनेशन लिखो, जो कि फोर्स का यूनिट है तुम्हारा, न्यूटन के सम्मान में इसको कहा गया है। और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उसका सिंबल क्या होता है? सिंबल कैपिटल N, सिंबल इक्वल्स टू कैपिटल N इसका। तो ये तुम्हारा न्यूटन के बारे में कुछ, फोर्स के यूनिट के बारे में कुछ जानकारी हो गई। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया, ये क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। एक और छोटा सा एग्जांपल है एनसीईआरटी का, उसको पहले बना लेते हैं, फिर देखते हैं एक आध पुली वगैरह रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एक आध देखते हैं सिंपल सा, और उसके बाद और भी कुछ इम्पल्स है और न्यूटन का थर्ड लॉ इस लेक्चर में लेने की कोशिश करेंगे। तो एक सिंपल सा एक क्वेश्चन हो गया ये। अब है एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि 6.3 है तुम्हारा, 5.3 एनसीईआरटी बुक का ही ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 5.3, इसमें दिया हुआ है एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है, तुमको दिया हुआ S बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो ये तुमको दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट। तो इस पे बॉडी है का मास है, बॉडी हैज मास m, देन व्हाट इज इट्स द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, क्या होगा तुम्हें? हाफ gt स्क्वायर है तुम्हारा, हाफ gt स्क्वायर लग रहा है। तो इसका जो है तुमको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होगा हमको। तो जाहिर है कि एक्सेलरेशन जो निकलता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू तो dv/dt होता है, और तो वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमको चाहिए होगा, ये तो डिस्प्लेसमेंट का है। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, तो v इक्वल्स टू होता है ds/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो d/dt ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो इसमें जो है कि डिफ्रेंशिएशन का रूल्स तुमको पता होगा, जो स्टूडेंट की देखा होगा लेक्चर जो तुम्हारा सम इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स में भी मेरा डिफ्रेंशिएशन का लेक्चर जो दिया हुआ है, उस पर उसको भी राइस्टोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको भी देख सकते हो। तो इसमें डिफ्रेंशिएशन का रूल्स है कि हम प्लस या माइनस में इसको अलग अलग कर सकते हैं। दैट्स इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर बाय dt। u तुमको कांस्टेंट है तो u हो गया बाहर, u इंटू dt प्लस हाफ g इंटू क्या होगा dt स्क्वायर बाय dt। तो u इंटू क्या होगा तुम्हें 1 प्लस हाफ g इंटू क्या होगा तुम्हें ये 2t⁻2−1। तो ये v इक्वल्स टू क्या हो गया u प्लस gt, ये हो गया v इक्वल्स टू u प्लस gt, ये वेलोसिटी हो गया। अब एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू dv/dt, a इक्वल्स टू d/dt u प्लस gt। तो a बराबर du/dt प्लस d/dt gt। तो u तो 0 हो गया, प्लस g बाहर हो गया इंटू 1, a बराबर g। तो फोर्स F बराबर m इंटू ए, F इक्वल्स टू mg, ये हो गया फोर्स ऑन बॉडी।
तो फोर्स हो गया तुमको mg कहलाएगा ये। तो पहले क्या किया गया, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करके हमने वेलोसिटी निकाला, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करके क्या गया, एक्सेलरेशन आ गया, और जब एक्सेलरेशन हो गया तो F इक्वल्स टू ma से फोर्स निकल गया। तो ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा, डिफ्रेंशिएशन जिसको आता है आसानी से समझ में आ गया होगा। और जहाँ तक टी स्क्वायर का अगर किसी को एक फार्मूला होता है डिफ्रेंशिएशन में, d/dt t पर पावर n अगर लिखेंगे तो इसको इस फार्मूला n t टू द पावर n-1 डिफ्रेंशिएशन को, जिसमें दिक्कत है जिसको जिस स्टूडेंट को, आई होप कि इसे डिफ्रेंशिएशन चैप्टर 3 में बताया भी गया है तो और सीख भी गए होंगे, तो उस आधार पर आसानी से कर सकते हो। तो ये तुम्हारा समाप्त हो गया क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि तुमको जो कि दिए हुए रहते हैं, जिसमें कि हम लोग इस ढंग से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे कि दो बॉडी है, एक को पुश किया गया तो दूसरा को, दोनों का कितना एक्सेलरेशन होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन देते हैं, देखो फ्रिक्शनलेस सरफेस है ये, फ्रिक्शनलेस सरफेस, इसमें फ्रिक्शन नहीं है, और एक फोर्स F से इसको पुश किया हमने F से। तो फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, फाइंड द या कैलकुलेट द, फाइंड द फोर्स exerted by mass m1 on m2 तो कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा m1 पर m2 के द्वारा। तो ये जो तुम्हारा है, ये जो बॉडी पुश कर रहा है, तो ये दोनों बॉडी एक साथ चलेगा, तो दोनों का एक सिस्टम हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले एक देखिए कि जिसका जिसका एक्सेलरेशन सेम है उसे हम लोग एक सिस्टम के रूप में इंक्लूड कर सकते हैं। तो टू बॉडीज m1 एंड m2 मूव विथ सेम एक्सेलरेशन A, so they may be considered as a system। इसको एक सिस्टम के रूप में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये जो तुम्हारा बॉडी है, F फोर्स लग रहा है और सिस्टम पर का मास m1 प्लस m2 है, तो F इक्वल टू क्या हो गया, m1 प्लस m2 इंटू A। तो A इज इक्वल टू F बाय क्या हो गया, m1 प्लस m2, ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया पूरा सिस्टम का। ये दोनों को एक साथ बॉडी मान लिए, लेकिन इससे तो ये चीज़ नहीं निकल पाया कि इस बॉडी ने इसको कितना फोर्स से पुश किया। तो हमारा एक्सेलरेशन तो सिस्टम का निकल गया, क्योंकि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हमने कर दिया। और ये बात तभी लागू कर सकते हैं, ध्यान रहे, जब तक कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम नहीं हो, तब तक इसको अप्लाई आप नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रहे। तो ये तुम्हारा निकल गया। अब यहां पर देखें, इस बॉडी पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, बॉडी m2 है, तो m2 पे जहां तक है, इस बॉडी m2 पे क्या फोर्स लग रहा होगा, एक तो इसका वेट ऑफ बॉडी m2g नीचे की ओर लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन बाय द सरफेस, नॉर्मल रिएक्शन बाय टेबल, ये तुमको ऊपर की ओर लग रहा है। जिसमें फोर्स लग रहा है उसको आप शो करें, कभी भी क्वेश्चन बनाने का यही तरीका होता है। ये तो वेट ऑफ बॉडी है जो कि इतना लग रहा है, तो इन दोनों फोर्स के अंतर्गत ये तो दोनों इक्वल होगा, क्योंकि अगर वर्टिकल में ये नहीं जा रहा है तो नेट फोर्स तो तुम्हारा इसका इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो इसके कारण तो कोई ये बड़ी आगे की ओर जा नहीं रहा होगा, इतना बात तो तय है। तो ये बॉडी कैसे आगे जा रहा होता, ये जब फोर्स इसने इसको पुश किया तो यह जो m1 है वो इसको पुश आगे की ओर कर रहा होगा, तो ये m1 क्या कर रहा होगा, m2 को आगे की ओर पुश कर रहा होगा। तो इस यहाँ पर भी एक कंटेक्ट है,
तो यहाँ पर भी एक कंटेक्ट फोर्स जिसको कह सकते हो, ये दोनों कंटेक्ट बना हुआ है तो ये N1 लगेगा जिसको आगे की ओर पुश करेगा। और थर्ड लॉ के आधार पर जो कहा जाता है तो ये बॉडी इसको इधर की ओर पुश करेगा। तो N1 फोर्स ये अप्लाई कर रहा होगा जो कंटेक्ट फोर्स ही है और फ्रिक्शन लेस है, तो N1 जो फोर्स होगा ये N1 फोर्स ही इसको आगे की ओर ले जा रहा होगा। तो N1 जो फोर्स, द कंटेक्ट फोर्स N1, द कंटेक्ट फोर्स N1 gives M2 an horizontal acceleration of F by M1 plus M2। तो N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हें, M2 इंटू A, और N1 इज इक्वल टू M2 इंटू F बाय M1 प्लस M2। ये तुम्हारा हो गया आंसर। ये तो इस तरह क्वेश्चन इस तरह जिस ढंग से बनाए जा सकते हैं। और भी क्वेश्चंस तुम देख सकते हो इस पर बेस्ड, जो कि देख लोगे तुमका इस तरह का क्वेश्चन एच.सी. वर्मा बुक में भी तुमको दिया हुआ है, उसमें भी तुम बनाओगे। इस स्टार्टिंग से जो न्यूटन लॉ का जो चैप्टर है उसमें तुम स्टार्टिंग से क्वेश्चन बना सकते हो। फोर्सेज का क्वेश्चन तुम लोग बना लिया होगा। फोर्सेज में जहां भी दिक्कत है, किसी भी तरह का परेशानी हो रहा है तो राइट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे संपर्क कर सकते हो। किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो, किसी कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा हो तो हमसे संपर्क करो, क्वेश्चन में हेल्प किया जाएगा। उसमें फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ हो। तो तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा। और एक तुमको और भी सिंपल सा कुछ एक क्वेश्चन दे सकते हैं हम लोग जो पुली से रिलेटेड। देखो एक सबसे सिंपल क्वेश्चन देते हैं, उसको भी बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया जाए। जैसे कि एक बॉडी है, एक पुली से कनेक्टेड है, तो ये बॉडी का मास है, मान लेते हैं तुमको 2 kg, और इसका मास है 5 kg। एक रूप से दोनों लाइट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, 5 kg। ये लाइट स्ट्रिंग है, लाइट स्ट्रिंग, लाइट एंड फ्रिक्शनलेस पुली, लाइट एंड फ्रिक्शनलेस पुली। तो इस बॉडी का ये जो सिस्टम, व्हेन सिस्टम इज रिलीज्ड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द masses, find the acceleration of masses, find the acceleration of masses when system released from rest। ये तुमको इसमें रेस्ट से जब है तो वो कितना मतलब कि एक्सेलरेशन से चलेगा। तो ये तुम्हारा बॉडी है, ये 2 kg का है, ये 5 kg का है। तो 2 kg बॉडी पर, 2 kg बॉडी पर इस पे लगेगा नीचे की ओर फोर्स और ऊपर की ओर टेंशन T। और 5 kg बॉडी पर क्या होना चाहिए, इस पर भी एक 2 फोर्स लगेगा। रस्सी का जो है टेंशन, जब लाइट स्ट्रिंग है और कहीं भी इसका मास से कांटेक्ट है, दोनों तरफ टेंशन क्या होता है, सेम होता है। ये दो जो बॉडी है, इसके पहले लगने वाले फोर्सेस को मैंने दिखा दिया। ये तुमको 2 kg मास है और ये 5 kg मास है। दोनों को अलग अलग हमको फोर्स इसलिए दिखाना पड़ेगा, दोनों को एक सिस्टम में हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह जितना एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जाएगा, ये रस्सी तुमको जो कनेक्टेड है, रस्सी का लेंथ तो एक्सटेंड नहीं करेगा, तो जितना एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा उतना ही एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक क्या आएगा, नीचे आएगा। तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा लेकिन मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ये दोनों को कभी भी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों सेम रहेगा, तभी आप एक सिस्टम में कंसिडर कर सकते हैं। तो उस स्थिति में इसको जो है हम लोग एक सिस्टम में कंसीडर कर ही नहीं सकते हैं। और इस पर जो लगने वाले फोर्स के आधार पर ये लगता है कि ये बॉडी कहाँ जाएगा, ये ज़्यादा है वेट इसका, तो ये तुमको जाएगा 2 kg का जो बॉडी है ये ऊपर जाएगा और ये 5 kg का बॉडी नीचे आएगा। एक्सेलरेशन इसका मान लेते हैं A, तो ये तुमको एक्सेलरेशन A से कहाँ जाएगा, एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड A से ऊपर जाएगा इक्वल से, क्योंकि जो मोशन कनेक्टेड बॉडी है, क्योंकि लेंथ जो तुम्हारा स्ट्रिंग का वो कांस्टेंट रहना है, तो ये जितना ऊपर जाएगा उतना ही ये नीचे जाएगा। तो इस प्रकार से क्या लिख सकते हैं, इसमें रिजल्टेंट फोर्स लिखेंगे। इसमें रिजल्टेंट फोर्स क्या लग रहा है, ये ऊपर जा रहा है,
तो इसमें रिजल्टेंट फोर्स क्या लग रहा होगा, ये टी माइनस क्या होगा तुम्हारा, ये ऊपर की ओर जाएगा तो ये बड़ा होगा फोर्स अमाउंट में, और ये नीचे वाला छोटा होगा, तभी तो ये रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन 2 kg मास T minus 2g equals to 2 into एक्सीलरेशन, या T minus 2g equals to 2a, ये पहला। दूसरा हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स ऑन 5 kg मास 5g minus t equals to 5a, adding 1 and 2, दोनों को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा तुम्हें, ये दोनों को जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 5g minus t plus t minus 2g equals to 5a plus 2a, तो 3g equals to 7a, a equals to 3g by 7, 3 into 9.8 by 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a equals to 4.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ यू हैव टू कैलकुलेट टेंशन इन स्ट्रिंग देन टी का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो 1 या 2 में, तो टेंशन भी निकल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को इक्वेशन फॉर्म से पहले बनाने का क्या तरीका हो, पहले सिस्टम को आइडेंटिफाई कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट भी कर सकते हो। यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई, इस तरह क्वेश्चन बनाने के लिए पहले सिस्टम को आइडेंटिफाई करें, उस पर लगने वाले फोर्सेज को आप शो करें, उस पर दोनों बॉडी जो अलग अलग सिस्टम जो जिसको आपने जूम किया, उसका नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन के आधार पर इक्वेशन फॉर्मेशन करें। और इक्वेशन में जो जितने अननोन आपने लिए, जैसे यहाँ टेंशन ऑफ स्ट्रिंग और एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी, ये 2 अननोन है, 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, तो उसको सॉल्व करके हम लोग कुछ भी टेंशन हो या एक्सीलरेशन उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और टेंशन भी निकल जाएगा तुम्हारा, एक्सीलरेशन वगैरह निकल गया तुमको 4.2, तो टेंशन कितना आ जाएगा, टेंशन भी निकाल लेते हैं। तो पुट इन इक्वेशन, पुट इन 1, तो t minus 2g equals to 2a, तो t equals to 2g plus 2a, तो 2 into g का वैल्यू 9.8 plus 4.2, तो दैट इज इक्वल टू 28 न्यूटन आंसर टेंशन। तो ये टेंशन हो गया और एक्सीलरेशन हो गया, ये दोनों को तुम्हारा फाइंड आउट हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को तुम बना सकते हो। इसमें क्वेश्चन यही हुआ कि फाइंड द एक्सीलरेशन एंड टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, तो एक्सीलरेशन भी चाहिए और टेंशन भी चाहिए, इसका टेंशन भी हमने निकाल दिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जो है तुमको इसमें जो और भी क्वेश्चंस वगैरह हैं तुम बुक से बनाओ धीरे धीरे, और उसमें हिंट करते जाएंगे, जहां भी जरूरत पड़ेगी तुम कॉल करके भी हमसे संपर्क कर सकते हो, या लाइव ऐप पर लाइव क्लासेस होते हैं जो उस पर ज्वाइन करो, डाउट क्लासेस जिस तरह के सेशन होंगे उस पर ज्वाइन कर सकते हो। एनसीईआरटी बुक में जो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो फर्स्ट लॉ पर बेस्ड हैं ज़्यादातर, जो कि शुरुआत के क्वेश्चन है फर्स्ट लॉ पर दिए हुए हैं कि न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स। एनसीईआरटी बुक के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 5वां चैप्टर के, उसमें जो है तुमको दिया हुआ है क्वेश्चन जो कि इक्विलिब्रियम के बारे में है, कि जब फोर्स कोई रिजल्टेंट फोर्स 0 है, फर्स्ट क्वेश्चन वगैरह में, सेकंड में उसमें 0 फोर्स के बारे में चर्चा किया हुआ है, क्योंकि वो अपनी इनर्शिया को बनाए हुए है, तो उस सबके आधार पर क्वेश्चन है। तो अब हम लोग जो टॉपिक एक आज डील करते हैं जिसका नाम है इम्पल्स। तो तुम और भी क्वेश्चंस वगैरह को जो कि है एफबीडी बना करके उसको बनाने का कोशिश करोगे, और इंक्लाइंड प्लेन वगैरह का जो भी कुछ धीरे धीरे कुछ क्वेश्चन में इंक्लूड करेंगे क्वेश्चन को, उसके भी कंसेप्ट को। तो पहले एक थ्योरी बताते हैं, इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या हुआ कि जैसे कि कोई फोर्स, जबकि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अगर कुछ वेरी स्मॉल टाइम में तुमको किसी बॉडी के कांटेक्ट में रहे, जिससे कि उसके मोमेंटम में ज़्यादा चेंज हो, लार्ज चेंज, तो इस तरह के जो कि फोर्स इनटू टाइम जो होगा उसको हम लोग इम्पल्स कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल के रूप में हम लोग लें, एक क्रिकेट बॉल जब बैट से टकराता है, क्रिकेट बैट से टकराएगा, तो क्रिकेट बैट के संपर्क में वेरी
स्मॉल टाइम के लिए रहता है। तो वो जो टाइम है वो इतना कम है कि उसे कैलकुलेट करना भी बहुत कठिन है। तो अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहें तो कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ हमको टाइम से डिवाइड करना होगा रेट ऑफ चेंज के लिए, दैट इज इक्वल टू फोर्स। लेकिन जब टाइम ही इतना छोटा है कि उसे कैलकुलेट करना मुश्किल है, तो हम लोग फोर्स इंटू टाइम के आधार पर ही, एक फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम इंटरवल, उसी के आधार पर एक क्वांटिटी हम लोग डिफाइन करेंगे जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इम्पल्स। क्योंकि वो दोनों का नेट जो इम्पैक्ट हम लोग को दिखेगा, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स अगर एक ही फोर्स ज्यादा समय तक उसके साथ रहता है उसका अलग मोमेंटम चेंज करेगा, कम रहेगा तो कम मोमेंटम चेंज करेगा। और टाइम इंटरवल यहाँ पे बहुत छोटा है जिसे हम लोग अलग से कैलकुलेट क्या नहीं कर सकते हैं, बहुत कठिन होगा कैलकुलेट करना। तो हम लोग एक टर्म डिफाइन कर लेते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, जिसको हम लोग इम्पल्स कहते हैं, जो कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। तो इसको लिख लेते हैं, इफ अ फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी फॉर स्मॉल टाइम it produces large change in momentum, the force is called impulsive force. The force is called impulsive force. And the product of force multiplied by impulsive force and time is called impulse. तो जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के रूप में कह सकते हैं कि क्रिकेट बॉल जब क्या रहता है, किसके संपर्क में, फॉर एग्जाम्पल ए क्रिकेट बॉल is in contact with bat for a small time, for a small time. The change in momentum is large. तो ये जो चार्ज हो गया ये तुम्हारा एक ढंग से इम्पल्स का हो गया। तो इम्पल्स इज इक्वल टू क्या हो गया, F इज इक्वल टू फोर्स F इंटू टाइम। ये तुम्हारा हो गया F इंटू टाइम, फोर्स इतना लगा और टाइम इंटरवल। तब मैंने कहा कि टाइम इंटरवल आपको पता नहीं होगा। तो जैसे कि अब हम लोग देखें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, हम लोग ये स्टेटमेंट सेकंड लॉ ऑफ मोशन से लाए हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, F इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हें, चेंज इन मोमेंटम और डेल्टा P बाय डेल्टा T। तो F डेल T इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हें, F डेल T इज इक्वल टू डेल्टा P। तो इम्पल्स हो गया ये, F डेल्टा T का मतलब ये इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ये भी हो गया तुम्हारा, ये इम्पल्स को चेंज इन मोमेंटम के बराबर भी कह सकते हैं, F इंटू टी के बराबर भी कहेंगे। अगर तुमको ये तुम्हारा जो है ये फोर्स और टाइम का अगर ग्राफ प्लॉट करें तो ये फोर्स हो गया, ये टाइम ले लेते हैं यहाँ टाइम, और इधर की तरफ क्या लेते हैं हम लोग, फोर्स लेते हैं। तो ये फोर्स अगर तुमको इस स्मॉल टाइम तक, अगर मान लेते हैं अभी जीरो फोर्स नहीं लग रहा है, ये स्मॉल टाइम तक इसके साथ लगा
तो और ये लार्ज चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस किया, तो ये जो तुम्हारा एरिया होगा, एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ अंडर टाइम एक्सिस produces gives momentum, gives impulse। ये जो एरिया है तुमको, ये एरिया जो होगा तुम्हारा, ये क्या एरिया कैलकुलेट अगर कर सकते हैं तो ये इम्पल्स को बताएगा, कितना इम्पल्स होगा, दैट इज चेंज इन मोमेंटम को ये प्रोड्यूस कर देगा। तो ये एरिया अगर जिसका दिया हुआ है तो एरिया कैलकुलेट कीजिए, ये तुम्हारा क्या बताएगा, तो ये मोमेंटम को, इम्पल्स को ये बताएगा। तो तुम्हारा इसमें जो है तुम्हारे बुक में जो है 5.4 नंबर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, उसको भी तुम सॉल्व कर सकते हो इम्पल्स के लिए। अब है तुमको एक इम्पल्स हो गया तुम्हारा, इम्पल्सिव फोर्स हो गया, जैसे कि तुम्हारा कि जब कोई बहुत छोटा इंटरवल के लिए कोई फोर्स लगता है तो उसको डिफाइन करना टाइम को बहुत कठिन होता है, छोटा टाइम को कैलकुलेट करना भी। तो उसके लिए दोनों का प्रोडक्ट के आधार पर हम लोग काम करते हैं, जिसको हम लोग इम्पल्स कहते हैं। हम लोग का अब जो तुम्हारा है एक टॉपिक है जिसका नाम है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, देख लेते हैं इस वीडियो में। और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो इसका जो स्टेटमेंट है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस कभी भी इक्वल एंड अपोजिट होते हैं और दो अलग अलग बॉडी पर एक्ट करते हैं, ये वर्क करेंगे। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस are equal and opposite, it works on different body। तो इक्वल एंड अपोजिट होता है, तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो है इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो ये क्या कहलाएगा तुमको, ये न्यूटन का थर्ड लॉ का स्टेटमेंट का था, जो कि पढ़ा भी होगा, जो कि तुमको यहाँ पर जैसे कि एक कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसको और समझाने का कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल जैसे, चलिए एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। एक नंबर, अगर ये बॉल जो है, ये बॉल स्ट्राइक्स ए वॉल, तो ये एक बॉल है जो कि तुमको एक यहाँ पर गेंद है, यहाँ पर से ये इधर जा रहा है और ये स्ट्राइक के यहाँ पर ये वॉल है, ये बॉल है। तो जब फोर्स, जब ये स्ट्राइक करेगा तो जो फोर्स बॉल वॉल को लगाएगा, फोर्स बाय बॉल, फोर्स ऑन वॉल बाय बॉल is equal to force by wall on ball। ये दोनों इक्वल होंगे एंड अपोजिट इन साइन। तो जैसे कि F फोर्स ऑन वॉल बाय बॉल ऐसा इज इक्वल टू माइनस एफ बी डब्ल्यू, फोर्स ऑन बॉल बाय वॉल, बी फॉर बॉल, डब्ल्यू फॉर वॉल। तो ये तुमको जैसे कि ये दोनों फोर्स होगा इक्वल एंड अपोजिट होगा। ये तुमको कभी भी ये लॉ कहता है थर्ड लॉ कि ये दोनों फोर्स कभी भी इक्वल एंड अपोजिट होता है। और एक्शन रिएक्शन फोर्स कोई जो है, अगर एक फोर्स इसको हम लोग एक्शन कहें तो ये रिएक्शन फोर्स हो जाएगा, अगर इसको एक्शन कहें तो ये रिएक्शन फोर्स हो जाएगा। और दोनों कोई पहले और कोई बाद नहीं लगता, ध्यान रहे कि दोनों इंस्टेंटली लगता है। जैसे ही बॉल ने हिट किया दीवार को तो दोनों फोर्स, इसने उस पर लगा रहे, उसने उस पर लगाया, दोनों एक ही टाइम पे लगता है। द टू फोर्सेस एक्ट सिमल्टेनियसली, एक ही टाइम में। द टू फोर्सेस
that two forces act simultaneously ये simultaneously एक्ट करते हैं। तो ये जो तुम्हारा है दोनों एक दूसरे पर लगेगा। तो इसका मतलब हो गया कि फोर्स ये वॉल के द्वारा बॉल पर, बॉल के द्वारा वॉल पर, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो ये तुम्हारा हो गया। चलो, तो इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा कि ये तुम्हारा एग्जांपल के द्वारा समझ में आ गया होगा। ये एक्शन रिएक्शन फोर्स, किसी एक को एक्शन कहेंगे, दूसरा को रिएक्शन कह सकते हैं आप। इसमें किसी को एक्शन कह सकते हैं, किसी को रिएक्शन। तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होता है। जैसे दूसरा है, तुमको कॉलिजन वगैरह के केस में भी देखते हैं, या जबकि एक बॉल दूसरे बॉल को टकराया, जैसे कि या अर्थ किसी बॉडी को, अर्थ जो है तुमको, अर्थ किसी मास को खींच रहा है। जैसे कि दूसरा एग्जांपल लें, अर्थ यहाँ पर है, ये अर्थ है, यहाँ पर एक स्टोन है, छोटा सा स्टोन है। तो ये जो अर्थ है, अर्थ स्टोन को खींचेगा नीचे की ओर, ये तुमको एक नीचे फोर्स लगेगा, इसकी ओर एक फोर्स, और ये स्टोन इसको खींचेगा किधर की ओर, ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा इस पर F, दोनों अपोजिट लगेगा। तो एक फोर्स जो तुमको है, ये तुमको जो नीचे की ओर लगेगा, ये फोर्स जो कि तुम्हारा है, इसको थोड़ा सा बड़ा फिगर बना के दिखाते हैं, तुमको ज़्यादा समझने में सुविधा होगी। चलो देखो, यहाँ पर बनाते हैं। ये अर्थ हुआ और ये स्टोन है, स्टोन। तो ये जो स्टोन फोर्स बाय अर्थ ऑन स्टोन, और इस पे क्या हो जाएगा, फोर्स बाय स्टोन ऑन अर्थ। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। ये तुमको, अगर इसको हम लोग एक्शन फोर्स कहें, अगर जो अर्थ खींच रहा है इसको, ये इसको एक्शन कहें, तो स्टोन जो खींच रहा है ये रिएक्शन होगा। और दोनों बिल्कुल क्या होगा, इक्वल इन अमाउंट, इक्वल इन अमाउंट होगा, इक्वल होगा। और बात रही कि तब ये कोई सवाल कर सकता है कि ये जो तुम्हारा है स्टोन, इस स्टोन तो नीचे आने लगता है लेकिन अर्थ लगता है, वहीं पर अपीयर होता है। तो ये चीज क्या है कि अर्थ के, स्टोन का मास बहुत छोटा होता है, फोर्स सेम है, लेकिन एस्लेशन जो प्रोड्यूस होगा वह एस्लेशन अर्थ का मास बड़ा होने के कारण उसमें निग्लिजिबल एस्लेशन प्रोड्यूस होगा। लेकिन जब स्टोन का मास छोटा है तो इसमें एक एक्सेलेरेशन इसका ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलेरेशन डिफरेंट होता है, बिकॉज कि दोनों का मास अलग अलग है, लेकिन फोर्स जो है F = ma से हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। जब फोर्स का जो अमाउंट है वो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट ही है, एक्शन रिएक्शन पेयर कर सकते हैं। जैसे यहां भी कहें, वॉल और बॉल की बात जो कर रहे थे हम लोग, तो दीवार को जैसे बॉल ने जब स्ट्राइक किया तो हम लोग जो देखते हैं सामान्यतः कि बॉल फिर से रिबाउंड हो जाता है, बॉल रिबाउंड, लेकिन बॉल अपनी जगह पर ही रह जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो बात यहां पे ये हुआ कि देखो, जैसे फोर्स जो तुमको लगा, जिसने वॉल पर क्या लगाया, वॉल पर जो फोर्स बॉल ने लगाया, बॉल ने वॉल पर जो फोर्स लगाया, और वॉल ने जब किस पर लगाया, बॉल पर, ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हैं। लेकिन दीवार को पर और भी फोर्स जो कि जमीन से अटैच किए हुए है, जो कि और फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स ने क्या कर लिया, दीवार को गिरने से रोक लिया। लेकिन बॉल पर जो कोई दूसरा फोर्स ऐसा नहीं था जो कि उसके मोशन को पूरी तरह रोक सके, तो इस कारण से वो क्या हो गया, उसमें एक मोशन प्रोड्यूस हो गया जो रिबाउंड कर गया वो। तो ये दूसरे जो फोर्स हैं वो इसको रिबाउंड से बचाते हैं, या उसके मास ज्यादा हैं तो उस पर इंपैक्ट कम आपको दिखेगा। तो इसके कारण क्या हो गया कि इसका मतलब ये कि फोर्स के अमाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी भी फोर्स कभी भी पेयर में होता है, फोर्स इज ऑलवेज इन पेयर। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ का जो अप्लाई भी करेगा, जहां पर भी जरूरत है, कभी भी फोर्स एक बॉडी दूसरे पर लगाता है, दूसरा बॉडी भी उसका, जब भी आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं उसके फोर्स को डिनोट करते हैं, तो हमेशा क्या कर सकते हैं आप, जिस बॉडी को देना है, अगर ये बॉडी उसको नॉर्मल रिएक्शन जैसे हम लोग फोर्स लेते हैं, नॉर्मल रिएक्शन जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिखाया था जिसमें कि हमने कहा कि एक बॉडी पर ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगाया, इस बॉडी टेबल ने उस पर ब्लॉक पर लगाया, तो उतना ही फोर्स, अगर टेबल का मतलब मोशन की जब चर्चा करेंगे तो उतना ही फोर्स टेबल पर कौन लगाएगा, वो बॉडी लगाएगा नीचे की ओर, जितना फोर्स उसने टेबल ने उसको ऊपर की ओर दिया होगा। इस तरह से ये इक्वल एंड अमाउंट में अपोजिट फोर्सेज होते हैं।
तो अब तुमको जो क्वेश्चंस वगैरह हैं तुम इसमें बना सकते हो। न्यूटन का तीनों नियम का तुमको चर्चा हो गया। और इसमें जहाँ तक है तुमको इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, बहुत से फोर्स जब एक्ट करें तो उसके बाद जो कि तुम्हारे क्वेश्चन मतलब एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं उन सबों की भी चर्चा की जा सकती है। तो उन सबों को एक अलग लेक्चर लेते हैं उसका, और कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी डिस्कस करेंगे जिसमें कि इंक्लाइंड प्लेन पर कैसे बॉडी मूव करता है, उसमें कैसे कैसे फोर्स एक्ट करते हैं। और देयर आफ्टर हम लोग एक जो और फोर्स, कोई इंपॉर्टेंट फोर्स है, जो कुछ फोर्सेज का तो मैंने जो ये लेक्चर बनाया था जो 5.1 तुम्हारा लेक्चर जो कि है राष्ट्रीय ऐप पर तुमको अपलोडेड है, उसको तुम देख सकते हो, फोर्सेज वाला लेक्चर नहीं देखे हो तो। और फिर उसका हम लोग इसमें जो फोर्स का जो भी क्वेश्चंस है पुली से रिलेटेड हो या और भी कुछ डिफिकल्टी लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी बुक में एक टॉपिक है जो कि मोमेंटम कंजर्वेशन, उसकी भी चर्चा करेंगे। और इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।